चीनी वजारत खारजा का इस तरह का बयान आना न सिर्फ छोटे ममालिक के लिए बड़ा खुशाइंद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जमील फारूकी इस वक्त हमारे एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। जमील फारूकी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ा एक अहम मामला है कि जब एशिया के अंदर दो ममालिक के दरमियान जंग की सूरत हाल है तो इस वक्त ख़ुद चीन एक बहुत बड़ी ताकत, बल्कि सुपर पावर में से एक सुपर पावर कहा जाए, वो एशियाई ममालिक के हवाले से, जंग के हवाले से जो बयान सामने आए, किस तरह आप देख रहे हैं? बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है जी। हमारे वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त चाइना में हैं। बीजिंग में उनकी मुलाकात हुई है और उधर उनके दफ्तर ख़ारजा की जानिब से बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आया है कि किसी भी ग्रेट गेम में छोटे ममालिक पर दबाव को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि एशियाई ममालिक में महाज आराई की कैफियत को दोबारा ना दोहराया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बड़ा स्टेटमेंट है और हमारे वज़ीर ख़ारजा वैसे वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा वैसे भी चाइना की जानिब से पाकिस्तान के लिए एज ए स्टेट भी बड़े अच्छे पैगामात आए हैं। कल का अगर उनके चाइना उर्दू का आप ट्वीट देख लें तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि तमाम तरीके की, तमाम माहौल में जो भी रिफ्ट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, इंडिया अगर उसके ऊपर कोई प्रोपेगेशन कर रहा है तो चीन की तमाम तर हिमायत पाकिस्तान के साथ होगी। मामला सिर्फ साउथ एशिया का नहीं है, पूरे एशिया की बात चल रही है और दो मुल्कों के दरमियान जंग का मामला है। तो उसके ऊपर जो ट्वीट आया है और उसके साथ साथ जो दफ्तर ख़ारजा चाइना का वो बोल रहा है, तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का इस क्रूशल टाइम के ऊपर चाइना का जो विज़िट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके जो नताइज हैं वो तो दूर रस होंगे ही होंगे, साथ ही साथ पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी इसके असरात हमें शायद बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। अच्छा, चीन की जानिब से जो बड़ा एक अहम मामला ये कहा गया कि एक तो सर्द जंग का जो माहौल है वो दोबारा आना, फिर जो छोटे ममालिक हैं उनको इस ग्रेट गेम का हिस्सा न बनाया जाए। तो जमील, आप यूक्रेन रशिया के मामलात और अभी कल की बातों को करीब एक घंटा हमें खबर मिली थी कि एक घंटे की गुफ्तगू हुई है यूक्रेनी सदर और अमेरिकन प्रेसिडेंट के दरमियान। तो ये जो मामला है और जिस तरह से डायरेक्टली चाइना को थ्रेट करने की बातें हुई, तो ये जो मामला किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा जमील, मैं आपका तजिया भी लेंगे इस पे। इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज आवान साहब ने हमें ज्वाइन किया। एजाज आवान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये जो अभी खबर सामने आई कि चीनी वजारत ख़ारजा का कि जहाँ पर शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद हैं, कहा गया कि ये ग्रेट गेम में एशियाई ममालिक, ख़ासतौर पर छोटे ममालिक को जो है वो शामिल ना किया जाए और सर्द जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस वक्त जो है वो दोबारा से सारे मामलात में। किस तरह सर इस बयान को देख रहे हैं चाइना की जानिब से? मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अहम और लोडेड स्टेटमेंट है चाइना की तरफ से। चाइना अपने आप को असर्ट कर रहा है और चाइना के जो मफादात हैं छोटे ममालिक के साथ वो लिंक्ड हैं, क्योंकि वो जो स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं वो है शेयर्ड ग्रोथ और शेयर्ड इकोनॉमी की। और इसके लिए आप देखें अगर पूरे रीजन में तो उनकी बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है और वो नहीं चाहेंगे कि कोल्ड वॉर की वजह से छोटे ममालिक को टारगेट किया जाए, उनको ड्रैग करके पार पॉलिटिक्स में इस तरीके से लाया जाए कि उन मुल्कों को खड़ा कर दिया जाए। ताइवान का इशू हमें पता है, फिलीपीन का पता है, लेकिन अब जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, ईरान में, उनकी बड़ी लॉन्ग टर्म, उन्होंने 25 ईयर्स का एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है इन्वेस्टमेंट का। फिर चिटागांग हार्बर वो बांग्लादेश में डेवलप कर रहे हैं, भूटान में उनकी इन्वेस्टमेंट है, नेपाल में इन्वेस्टमेंट है, चाइना में पहले उन्होंने हम्बनटोटा को डेवलप किया, अब कोलंबो हार्बर को डेवलप कर रहे हैं। तो म्यांमार के साथ उनके मुआहदे हो चुके हैं। तो ये जिबूटी के अंदर उन्होंने पोर्ट, तो ये जो पूरा रीजन है इसके अंदर उनके स्टेक्स हैं चाइना के, और चाइना एक मुआशी ग्रोथ जो उसकी है उसके बेनिफिशियरीज हैं ये छोटे कंट्रीज। सो इट्स म्यूचुअली रिवार्डिंग इन्वेस्टमेंट प्लान। चाइना किसी मुल्क पर हमलावर नहीं होता, चढ़ नहीं दौड़ता, वो पॉलिसीज तब्दील करवाने के लिए प्रेशर नहीं डालता, वो रिजीम चेंज की पॉलिसी पे अमल दरामद नहीं करता, वो फौजकशी नहीं करता, वो शेयर्ड ग्रोथ की जो उनकी पॉलिसी है, शेयर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ,
तो उस पर वो अमल दरामद करते हुए उनके स्टेक्स हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि कोल्ड वॉर स्ट्रेटजी में छोटे ममालिक को इस तरीके से रोप इन कर लिया जाए कि जहां उनका मफाद भी हर्ट हो और छोटे ममालिक जो गरीब ममालिक एशिया के अंदर जो इस मामला चल रहे हैं वो भी हर्ट हो। बहुत शुक्रिया जनरल एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बाबर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया बाबर डोगर साहब आपके वक्त का। मैं जमील आपसे बात कर रहा था, ये बड़ा एक अहम जो चीनी वजारत खारजा की जानिब से बयान सामने आया है, इसमें जो कहा गया कि ये जितना भी छोटे ममालिक के हवाले से फिर एशिया के, अब आपको बड़ा क्लियरली मालूम है, बेहतर जानते हैं कि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर एक जानिब जो है वो भारत है, और भारत जो कुछ कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पहले वो दोनों जानिब से सरहदों पे कर रहा था, मशरिक़ मगरिब, अब तो बहरहाल अफ़गानिस्तान में तब्दीली आई, चीज़ें बदली हैं, तो ये भी एक बड़ी क्लियरली तंबी है अमेरिका के हवाले से भी आप समझते हैं, और जो यहाँ स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर बैठे हुए हैं अमेरिका के और अमरीकी मफादात के लिए बाकी ममालिक को जिस तरह स्टब करना चाह रहे हैं, तो इस बड़ी इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है चाइना की। देखें, हमें इसके कॉन्टेक्स्ट को बड़ा डीपली समझना होगा। सिर्फ ये स्टेटमेंट बराए स्टेटमेंट नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने रूस का दौरा किया और रशियन प्रेसिडेंट से मिले वहाँ पर, और उस वक्त जिस वक्त पहले दिन मुलाकात होनी थी उसी सुबह यूक्रेन के ऊपर अटैक हो गया। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वापस आए हैं तो पाकिस्तान को 7 मार्च को वज़ीर आज़म पाकिस्तान की गुफ्तगू जो कि जलसे में हुई 27 मार्च को, उसके मुताबिक एक थ्रेट लेटर मिला जिसमें बाकायदा तौर पर गैर डिप्लोमेटिक किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई कि जैसा हम करेंगे वैसा होगा, अदरवाइज नो कॉन्फिडेंस मोशन वो कामयाब हो जाएगी और हुकूमत टॉपल हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। तो ये बहुत बड़े जुमले थे। अब ये जो स्टेटमेंट आया है चीनी वजारत खारजा का, जिस वक्त पाकिस्तान के वजीर खारजा वहां पर मौजूद हैं, ये रिजीम चेंज से मुतालिक और किसी भी छोटे मुल्क के ऊपर दबाव बढ़ाने से मुतालिक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये सिर्फ इस लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है कि अमेरिका या उसके एलाइज को बावर कराया जा रहा है कि आप लोग इस तरह के किसी गेम चेंज में या पावर गेम में किसी छोटे एशियाई ममालिक को अंडर प्रेशर नहीं रख सकते, बल्कि यह तक बताया गया है कि आप रिजीम चेंज के हवाले से भी ये दबाव ना डालें इन छोटे ममालिक के ऊपर, चाहे छोटे ममालिक में पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, दीगर ममालिक हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इनके ऊपर दबाव डालकर इनकी हमदर्दियां या यहां पर मौजूद काम करने वाली हुकूमतों उनको टॉपल करने की कोशिश ना की जाए। तो इसके बराह रास्त असरात एक तो वाकयातन मगरिब के ऊपर भी होंगे, दूसरा पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर भी होंगे, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो एक क्राइसिस फेज के अंदर है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर काउंटिंग होने जा रही है 3 तारीख को। आज से उसके ऊपर बहस का आगाज हो गया है। ऐसे मोमेंट के ऊपर जबकि वज़ीर खारजा वहां मौजूद हैं, चीनी वजारत खारजा का इस तरह का बयान आना ना सिर्फ छोटे ममालिक के लिए बड़ा खुशाइंद है, बल्कि वो बड़े ममालिक जो आंखों में आंखें डालकर इन छोटे ममालिक के ऊपर प्रेशर डालते रहते हैं और उनको अपनी बात मनवाने के लिए वो उस तरह की टर्मिनोलॉजीज या जुमले इस्तेमाल करते हैं जो कि गैर डिप्लोमेटिक समझे जाते हैं, उसको यकीनी तौर पर यह डिस्करेज करेगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम मामला है कि अब जंगें जो हैं वो हथियारों से ज़्यादा अब इस तरह के है कि किसी न किसी तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट्स मिलकर प्रेशराइज कर रहे होते हैं, जिसमें बात भी की गई कि छोटे ममालिक को जो है वो इसका ना बनाया जाए ग्रेट गेम। जिस तरह ग्रेट गेम पूरी तैयार करने की कोशिश की गई, थोड़ा सा नाज़रीन ये देखें कि जिस ख़त का जिक्र वज़ीर आज़म कर रहे हैं कि ये क्या मामला है, और आज चीनी वज़ीर ख़ारजा का जो बयान है उसको थोड़ा सा जिस तरह जमील फ़ारूकी बता रहे हैं कनेक्ट करके देखिए कि किस तरह से चीज़ें हैं, तो उन चीज़ें जो चेंज की जा रही हैं उसके हवाले से इस बयान को लेकर देखा जाए तो ये बड़ा अहम मामला है कि जो इंटरनल चेंज है किसी भी गवर्नमेंट के अंदर, वो कल भी वज़ीर आज़म कह रहे थे कि ये वो जमहूरी अमल है, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक आलमी साजिश है। तो क्या चाइना भी साजिश को देख रहा है, भांप रहा है, परख रहा है? और उसके बाद ये चीज़ें जो सामने आई हैं बयानात में वज़ीर ख़ारजा के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है, तो ये एक बड़ा अहम पॉइंट है इस वक्त कि जो वेस्ट का है मामला, वज़ीर आज़म का जो एक पूरा टिल्ट ईस्ट की जानिब हुआ है, उस टिल्ट को देखते हुए वेस्ट को शायद ये अच्छा नहीं लगा है या बुरा लगा है या क्या हुआ है, ये तो बहरहाल अगले आने वाले दिनों में होगा, लेकिन जिस चीज़ों को चेंज करना है उसके हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बयान है। बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार। बाबर डोगर साहब, ये जिस तरह से चीज़ें
इंटरनल चेंज होती हैं। पाकिस्तान का ये अलमिया रहा, हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत, उसके बाद होने वाली चेंजेस, फिर मामलात, फिर उसके बाद माशाल्लाह ये देखते रहे कि किसी न किसी तरह से वेस्ट, चाहे वो खुल के अगर बात की अमेरिका या फिर इंग्लैंड, वो कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ इंटरनली चेंज होती रही हैं। अब ये ख़त कहाँ से आया है, किसने लाया है, अभी तक कुछ नहीं क्लियर, क्योंकि खुद वज़ीर आज़म ने ऐसा कोई नाम नहीं लिया। लेकिन ये बहरहाल कि अगर ये साजिश है, कहीं से ये कुछ मामलात हैं, तो फिर इसका मतलब है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बल्कि इर्द गिर्द के ममालिक जो हैं वो भी इस चीज़ को बहुत गहरी नज़र से देख रहे हैं। देखिए मुदस्सिर, चाइना की एशिया में बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे ममालिक में उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब सर्द जंग की जो बात की जा रही है, उस वक़्त अमेरिकन जो थे, किस तरह से उन्होंने बहुत सारे ऐसे ममालिक जिनकी टिल्ट वहाँ अमेरिकन की तरफ नहीं थी या नेटो की तरफ नहीं थी, वहाँ पर किस तरह से चेंज ऑफ रजीम हुआ, किस तरह से वहाँ पर जो एंटी अमेरिकन लॉबीज़ थी उनको डीएक्टिवेट किया गया, प्रो अमेरिकन लॉबीज़ को एक्टिवेट किया गया, किस तरह से वहाँ पर रजीम्स को चेंज किया गया, किस तरह से जो एक मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी थी उन पर इन्फ्लुएंस किया गया। इसी रेफरेंस से दोबारा ये जो आज का स्टेटमेंट है चाइना का, उसका यही कॉन्टेक्स्ट है कि किस तरीके से अमेरिकन लॉबीज जो है वो काम करती हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पर क्वाड बनाया गया, नेटो तो पहले ही बात कर रशिया को कर्टेल करने की कोशिश कर रहा था, बाद में क्वाड बना दिया गया, जिसका वाद मकसद ये था कि चाइना को कर्टेल किया जाए। चाइना जो एक्सपेंड कर रहा है अपनी इकोनॉमी को, अपने इन्फ्लुएंस को, उसको किस तरह से कर्टेल किया जाए। अब उसे एक स्टेप आगे जाया जा रहा है। अब जिस तरह से जो सिचुएशन पाकिस्तान में है, जिस तरह ये ख़त सामने आया है और जो ख़त के मंदरजात हैं वो अभी तक सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। ऑफिशियली गवर्नमेंट ने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं अब तो चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं कि ये अमेरिकन असिस्टेंट सेक्रेटरी था, असद मजीद पाकिस्तान का वहाँ पे हाई कमिश्नर था, उसको उस असिस्टेंट सेक्रेटरी ने ये सारी चीज़ें कन्वे की, जिसने एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में ये सारा कुछ फॉरेन मिनिस्टर को दिया और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को दे दिया। और उसमें अदम इत्माद की भी बात है कि अगर अदम इत्माद नाकाम भी होती है तो उसके बावजूद गवर्नमेंट की जो मुश्किलात हैं वो मज़ीद बढ़ेंगी। तो चाइना की यहाँ पर बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, वो उसका एक कंसर्न है। और अगर वहाँ पर ये ऐसी कोई गवर्नमेंट आती है जो एंटी चाइना है, अब जो सी पैक है, सबको पता है कि अमेरिकन लॉबी जो है वो उसको पसंद नहीं कर रही है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में। इस तरह दुनिया के जो बाकी ममालिक हैं वहाँ पर भी अमेरिकन जो है अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, सऊदी अरब है, उन्होंने वहाँ पर जो बाइडन का फ़ोन नहीं लिया गया, और ईरान है, अफगानिस्तान है, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर अमेरिकन अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहे हैं। अफगानिस्तान के सारे एसेट जो है वो फ्रीज़ किए हुए हैं, ईरान के साथ जो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारे ममालिक चाइना के हमसाया हैं, चाइना वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, और अमेरिकन जो लॉबीज़ हैं, जो वेस्टर्न लॉबीज़ हैं, वो किसी ना किसी तरीके से वहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जो हैं उनको गिरा रही हैं। ऐसी जो फोर्सेस हैं जो प्रो अमेरिकन हैं उनको स्पॉन्सर किया जा रहा है। तो जाहिर बात है कि चाइना एक पावर है, उसका स्टेक है, वो स्टेक होल्डर है, तो उसका एक कंसर्न इस तरह की सर जंग वाली सिचुएशन दोबारा से होती है तो मामला जो है ना वो खासा ख़राब है। लेकिन यह कि जैसे सर जंग का मामला इसी तरह से पूरी रजीम चेंज की गई। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो जयकार है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। ये बड़ा एक अहम पॉइंट, बड़ा एक अहम मामला, और पाकिस्तान के हवाले से बड़े एक अहम वक्त पर यह बयान जो चीनी वजारत ख़ारजा की जानिब से आया है कि एशियाई ममालिक में महाज आराई वाली कैफियत को ना दोहराया जाए, सर्द जंग की दोबारा से जानिब वो ना जाया जाए, उस सोच को ना दोहराया जाए, और छोटे ममालिक को इस सारे अमल का हिस्सा ना बनाया जाए। ये एक बड़ा अहम मामला है। मैं जब ये खबर पढ़ रहा हूँ तो जब कुछ जंगों का, मिसाइल का, बंदूकों का तो अब दौर नहीं है, जो कुछ अफगानिस्तान की वॉर रशिया के साथ मामला हुआ है, अब मामला बदल गए हैं, पूरी रजीम चेंज करने के हवाले से हैं। और ये बात हो रही है बार बार के पाकिस्तान में हुकूमत के हवाले से साजिश है। तो इस बयान को आप किस तरह देख रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, जो चाइना की वजारत ख़ारजा की जानिब से सामने आया? देखें, चाइना का बयान तो बहुत ही एक मुतासर कुन है, और ये पता चलता है कि कौन आपका टाइम टेस्टेड, हर मौके पे खड़े होने वाला दोस्त है, जिसको हम ये कहते हैं कि ये हमारा साथी है, हमारा ब्रदर मुल्क है। लेकिन इसके साथ जो उनकी स्टेटमेंट है ये बहुत आम है कि इस सर्द जंग में आप छोटे मुल्कों को मत घसीटें, और
और उसके बाद सेकंड ये है कि आप खाम खा क्वेश्चन कर रहे हैं एक इस्लामिक मुल्क को, ये अनएक्सेप्टेबल और ये अनबेरेबल है। पूरी कौम इसको रिजेक्ट करती है कि ये अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी किस तरीके से पाकिस्तान को डिक्टेट कर सकती हैं, और डिक्टेट भी इस तरीके से कि आपके प्राइम मिनिस्टर को उसको हरा दिया जाए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब होगा तो हम आपसे ताल्लुक रखेंगे, वरना हम आपसे ताल्लुकात अच्छे नहीं रखेंगे। और रजीम चेंज के किसने इनको राइट दिया कि एक सॉवरन मुल्क इस तरीके से डिक्टेशन की जा सके। आई थिंक इसके लिए हमारी पार्लियामेंट से ज्वाइंट रेजोल्यूशन आना चाहिए कि अगर हमारी पार्लियामेंट प्रॉपर जमहूरियत पे बिलीव करती है और पावर ऑफ जमहूरियत पे यकीन रखती है तो उनको ये स्टेटमेंट देना चाहिए कि ये अनएक्सेप्टेबल है एंड वी डिमांड फ्रॉम इन अमेरिका कि ये इसकी माजरत की जाए। और साथ ही साथ ज्वाइंट टेक्नोलॉजी कि पाकिस्तान को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, हम एक इस्लामिक न्यूक्लियर सॉवरन मुल्क है और ऐसी स्टेटमेंट को हम नहीं सकते। हम अपनी खारजा पॉलिसी, अंदरूनी पॉलिसी अपने मुल्क के साथी मफाद में बनाते हैं। हमारा मकसद तमाम ममालिक से इंगेज रहना, उनसे दोस्ती करना है, लेकिन हम अपने मुल्क के लिए बेहतर जो समझते हैं वो करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कि ज़रूर बताना चाहिए कि इस वक्त जो हम जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए जो कुछ किया है, 80,000 लोगों को शहीद करवाया है, 150 बिलियन डॉलर का नुकसान किया है, हमने हर लिहाज से मुतअस्सिर कर दी हो गई है। TTP हमारे खराब थी, उसकी वजह से हमने इतना नुकसान पहुंचाया है। और हमने अमेरिका को इतनी मदद की है जब अफगानिस्तान से इवैक्यूएशन उन्होंने की है, जब ये छोड़ के भाग रहे थे, बजाय अपोजिशन की पाकिस्तान को क्वेश्चन कर रहे हैं। इस पर मेरे ख्याल में बहुत अच्छी स्टेटमेंट है और हमें सबको एक्नॉलेज करना चाहिए कि चाइना हमारा बहुत स्टेटमेंट है। बिल्कुल। अच्छा, एक और जो बड़ा अहम मामला है, बार बार ये जो बात की जा रही है चीनी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जो बात हुई है, इसमें कतई नज़र होकर कि पाकिस्तान में रजीम चेंज होती है, नहीं होती है, कामयाब होती है, अदम एतमाद नाकाम होती है, लेकिन मामला पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के जो अपनी एक खारजा पॉलिसी है उसका है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का मामला है, जिसके हवाले से यह बयान बड़ा एक अहम है कि कोई भी मुल्क जो है वो डिक्टेट ना करे। तो ब्रिगेडियर साहब, इसको किस तरह से देखा जाए कि पाकिस्तान जिसका झुकाव ईस्ट की जानिब होता हुआ नज़र आ रहा है, चाइना के साथ तो पाकिस्तान के बहुत ताल्लुकात हैं, लेकिन इसको इस तरह से कैसे देखा जाए कि क्या अब वेस्ट जो है वो किसी और तरह से एशियाई ममालिक ख़ास तौर पर जो ईस्टर्न एक ब्लॉक के जानिब जा रहे हैं उसको थ्रेटन किया जाए। और पाकिस्तान पर तो हमेशा अमेरिका का दोस्ती और दुश्मनी दोनों तरह से भारी रही हैं। देखें, ये एक यही बहुत अहम बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। हमारी अपनी एक पॉलिसी है और इसके ऊपर मुझे सबसे बड़ा ये है कि अगर इस वक्त अपोजिशन, हुकूमत, अवाम यक ज़बान होके, वो ज़बान है पार्लियामेंट की, जहाँ तमाम लोग पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे हैं, अगर वो आज इकट्ठे खड़े होते हैं रियासत पाकिस्तान के लिए, या हुकूमत पाकिस्तान के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं, ये रियासत पाकिस्तान के लिए खड़े हो रहे हैं, और वहाँ से बड़ा स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट रेजोल्यूशन के सेनेट और नेशनल असेंबली का मिल के आना चाहिए, ताकि उनको ये पता चले कि ये एक उन्होंने बहुत गलत बात की है। हम इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा अपनी इकोनॉमिक तरक्की चाहिए और उसके लिए रशिया को भी चाहिए। रशिया, सेंट्रल एशिया, फिर उसके बाद ये आपका अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, ये ममालिक को इकोनॉमिक तरक्की चाहिए जो हमें बांध के रखा हुआ है। और हमारा रास्ता जो है बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना का और सीतक मंसूबा हमारा जो बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में है, ये हमने हर हालत में कंप्लीट करने हैं। आज भी तरक्की कर लें इसके थ्रू, तो फिर हमें कोई डिक्टेट नहीं करेगा, हमारी वर्ल्ड बैंक की तरफ नहीं देखेंगे, अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे। और इसके लिए हमें सॉवरन कंट्री के तौर पे पहली दफा बिहेव करना शुरू कर दिया है। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि आज ये अगर आज ऐसे स्टेटमेंट नहीं देती कॉमर्स के साथ मिलके, मेरे ख्याल में इससे बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो रेज हो जाएंगे। अब बिल्कुल ये एक अहम पॉइंट आप जो बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। जमील फारूकी, मैं जैसे आपने पहले भी फरमाया कि इस वक्त जो इस मामले को एक तो ऑन होल पूरे मुल्क के हवाले से, लेकिन मेरा जैसे मैं ब्रिगेडियर साहब से बात करता पाकिस्तान, अब आपके लिए, मेरे लिए, ब्रिगेडियर साहब के लिए, बाबर के लिए हुकूमत कोई आ रही है, वज़ीर आज़म कोई बन रहा है, लेकिन असल मामला ये मुल्क है जहां आप हम हैं।
अगर ये अपनी खुद मुख्तारी की जानिब जा रहा है, अगर ये मजबूती की जानिब जा रहा है आज 70-75 साल के बाद, तो उस वक्त मजबूत करना उसको, जिस तरह से पाकिस्तान के बाहर दोस्त चाह रहे हैं कि इस किस्म की कोई चीज़ें ना हो क्योंकि उनके अपने स्टेक हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की अपनी जो सियासी रजीम है वो आप जैसे मेरे जैसे वो मुहब्बे वतन लोग हैं, उनको इस बात का भी इदराक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए सबसे अहम इस वक्त क्या है। बिल्कुल मुदस्सिर, अब ये स्टेटमेंट जो है ये इन कॉन्टेक्स्ट टू पाकिस्तान ही आया है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दो तीन चीज़ें जो हमारी लेमैन कम्युनिटी है या पब्लिक है जो इसको अंडरस्टैंड नहीं करती, जैसे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि ग्रेट गेम पावर में छोटे ममालिक पर दबाव कबूल नहीं किया जाएगा, तो एक आम आदमी के लिए तो ये समझना ही मुश्किल है कि ग्रेट गेम है क्या। ब्रिगेडियर साहब भी मौजूद हैं, बाबर डोगर साहब भी मौजूद हैं। ये जो बड़े ममालिक हैं ना, इनके अंदर एक खुन्नक होती है बड़ा बनने की, सबसे बड़ी सुपर पावर बनने की, तो ये ग्रेट गेम के अंदर ब्लॉक्स बनाते हैं और उस ब्लॉक में जिस मुल्क को चाहे रगड़ देते हैं। तो उससे बचाने के लिए या उससे दूर रहने के लिए मगरिब को अलार्म किया है चीनी वजारत खारजा ने इन कॉन्टेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रिवलेशन जो उन्होंने 27 मार्च के जलसे में की थी। तो इसको किसी और चीज से जोड़ने की जरूरत है या नहीं है, लेकिन एक्चुअली इट इज दैट केस। दूसरा, सर्द जंग का हथियार नहीं बनने दिया जाएगा। मैं यहां पर पहले तो हमारे एक आम आदमी को तो नहीं पता होता कि सर्द जंग क्या है, मतलब आम आदमी यही समझेगा रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जंग चल रही है शायद उसकी बात हो रही है। जंग तो वो अपनी जगह पर जो है, बट कोल्ड वॉर इज समवट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, कोल्ड वॉर a state of political hostility between countries characterized by threats, propaganda and other measures short of open warfare। तो दो तमाम छोटे ममालिक जिनको किसी भी तरह के वॉरफेयर में घसीट दिया जाए, किसी भी तरह के थ्रेट्स के जरिए उनको दबाया जाए, उनकी सिंपथीज को किसी तरह से अपने लिए मैनिपुलेट कराया जाए, तो ये कोल्ड वॉर के जुमरे में आता है। तो चाइना ने इसके ऊपर भी बड़ा क्लियरली कहा है, एंड इन कॉन्टेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दैट रिवोल्यूशन जो 27 मार्च को उन्होंने अपने जलसे में की थी कि हमें थ्रेट किया गया है किसी मुल्क की जानिब से। तो कोल्ड वॉर, गेम पावर, ग्रेट गेम पावर, इस सब की सिचुएशन के अंदर वो तमाम मगरबी ममालिक जो छोटे एशियाई ममालिक को अपना आलाए कार बनाते हैं, उनको यूज करते हैं, उनको मिसयूज करते हैं, उनसे मिसयूज करने के बाद अपने फवायद उठाते हैं और उसके बाद पूछते भी नहीं है। तो चाइना इसके ऊपर बड़ा क्लियर है कि आप रिजीम चेंज के मामले के ऊपर छोटे ममालिक को आंखें ना दिखाएं, क्योंकि चाइना ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बड़ा क्लियर मैसेज है और ये सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को एज अ स्टेट, नॉट ओनली द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इमरान खान साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहे हैं, एज अ स्टेट पाकिस्तान के लिए बड़ा सपोर्टिव है कि कोई भी मुल्क कहीं से भी किसी भी तरह से किसी तरह की भी कोल्ड वॉर में, जिसको मैंने डेफिनेशन की सूरत में आपके सामने रख दिया, या किसी भी तरह की ग्रेट पावर गेम में जिसकी डेफिनेशन भी आपके सामने मैंने रख दी, उसमें पाकिस्तान जैसे मुल्क को या छोटे एशियाई ममालिक को ना घसीटा जाए। बिल्कुल ये अहम पॉइंट आपने, और बड़ा जमील आपका शुक्रिया भी कि आपने बहुत अच्छे और आसान अल्फाज में हमें इब्तदा करनी चाहिए थी, लेकिन शायद वो आप, मैं या बाबर साहब या ब्रिगेडियर साहब समझ रहे हैं कि कोल्ड वॉर, ग्रेट पूरी 80s की वो पूरी एक जो मामलात हैं वो भी देख रहे थे, लेकिन बहरहाल अब हमारे नाज़रीन के लिए आपने अच्छा किया, आसान अल्फाज में बेहतर तरीके से बता दिया। मैं ब्रिगेडियर साहब को शुक्रिया अदा करूँगा, वो हमारे साथ मौजूद थे। एक बड़ा अहम पॉइंट, बड़ा एक अहम बयान है, ये सिर्फ एक खारजा मामलात के जो एक सतही जुमले होते हैं वो नहीं है, इसके पीछे पूरी की पूरी एक कहानी थी जो चीनी वजारत खारजा की जानिब से बयान सामने आया है। हम आगे बढ़ेंगे, इस बयान के अगला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा पाकिस्तान से रिलेटेड है, तहरीक अदम एतमाद का मामला है, नंबर गेम की बात हो रही है जहाँ पे अपोजिशन नंबर गेम में वाज़े तौर पर बरतरी लिए हुए है, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आखिरी मिनट तक वो लड़ेंगे। फिर पंजाब की सूरत हाल है वो कदर खासी मुख्तलिफ नज़र आ रही है, हम इस पर अब बात करेंगे। जमीला हमारे साथ मौजूद हैं और बाबर डोगर साहब भी। बाबर साहब, अब इस पर अब तहरीक अदम एतमाद के मामले पे हो गए, अपोजिशन ने सारे नंबर गेम एक साइड पे हो गए, नंबर गेम पूरा कर लिया है, यानी 172 तो क्या कुछ 175 और 177 की वो बात कर रहे हैं कि जिसमें इत्तेहादी उनके साथ शामिल हैं। अब अभी भी कहा जा रहा है वज़ीर आज़म के पास ऑप्शन है, वज़ीर आज़म के पास को आखिरी कार्ड है, वज़ीर आज़म आखिरी गेंद तक क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि अभी जो देखा जा सकता है या किया जा सकता है? देखिए मुदस्सिर, वज़ीर आज़म के पास कॉन्स्टिट्यूशनली दो ही ऑप्शन मौजूद हैं, एक तो वो ये रिज़ाइन कर दें या दूसरा अदम एतमाद को फेस करें। अब एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है
कल से ये चीज़ें चल रही हैं, मुस्लिम चैनल इसको चला रहे हैं कि जनाब एक ऑप्शन दिया गया है कि जनाब अदम इत्मीनान की तहरीक वापस ले ली जाए, प्राइम मिनिस्टर जो है असम्बलियों को डिसॉल्व कर देंगे और उसके बाद इलेक्शन की तरफ चला जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता, जो मेरी इतलात है, अपोजिशन जो है वो इस पर तैयार नहीं है, वो अदम इत्मीनान की तहरीक वापस लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि नंबर गेम उनके पास पूरा है। तकरीबन 200 के करीब MNAs की सपोर्ट उनको मिल चुकी है, चाहे वो अलाई हैं, चाहे वो मुनरिफ अराकीन है, लेकिन उनको सपोर्ट मिल चुकी है। इससे वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना ही वो तीसरा ऑप्शन जो है उसको वो कंसिडर करेंगे। तो अब जो ऑप्शन बचते हैं वो दो ही हैं, या प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करें या फिर वो अदम एतमाद को फेस करें। जो मेरी इत्तलात है, जिस तरह से मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि ना वो प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करने को तो तैयार नहीं है, तो फिर अब एक ही ऑप्शन है कि वो अल्टीमेटली अदम इत्मीनान को फेस करें। जिस दिन वोटिंग है वहाँ पर वोटिंग हो और उसके बाद अपोजिशन बेंचेस पर बैठें और देखें कि ये अपोजिशन का ये जो बानमती का कुंभ है, ये जो जोड़ा गया है, ये किस तरह से डिलीवर करता है, किस तरह से इतनी सारी पोलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मिलकर चलती हैं, और क्या ये इकोनॉमी को ठीक कर देंगी, क्या ये पाकिस्तान की गवर्नेंस को ठीक कर देंगी, ये सारे जो चैलेंजेस है उसको ये सारे मिलकर किस तरह से हल करेंगे। तो आराम से इमरान खान साहब अपोजिशन में बैठें, देखें और इलेक्शन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। मुझे तो इसके अलावा कोई और तीसरा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक से पीछे नहीं हटना, मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन नहीं देंगे, ये भी मुझे लग रहा है। अब तीसरा ऑप्शन ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो ज़हनी तौर पे जाके अपोजिशन बेंचेस पे बैठें और इनको कहें कि जनाब आएँ और आप मेरी जगह बैठ के डिलीवर करें, और देखें किस तरह से गिरती हुई इकॉनमी, डॉलर जो है 185 रुपये का हो रहा है, चीज़ें जिस तरह से महंगी हो रही हैं, पेट्रोल जो है वो महंगा करना पड़ेगा, आगे बजट आ रहा है। तो ये सारे चैलेंजेस विद इन दिस इकोनॉमी किस तरह से इन चैलेंजेस को अपोजिशन निपटेगी, किस तरह से जो भी नया प्राइम मिनिस्टर आएगा निपटेगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये एक स्टेबल गवर्नमेंट तो कर सकती है जिसके पास 2/3 मेजोरिटी हो। एक गवर्नमेंट जो बेतहाशा कोलिशन से बनी हुई है, कोई इधर खींचेगा कोई उधर खींचेगा, अभी सारे अपना हिस्सा मांग रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि जी मुझे सिंध में क्या मिलेगा, मुझे कराची में क्या मिलेगा, मुझे पंजाब में क्या मिलेगा, मुझे बलूचिस्तान में क्या मिलेगा, कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी। तो अब आगे कोई कोलिशन पार्टनर जो है वो करप्शन करता है, कोई ऐसा काम करता है, तो किस तरह से प्राइम मिनिस्टर उसको कंट्रोल करेगा। ये एक बड़ा मामला है। लेकिन एक ऑप्शन अगर जमील फारूकी कि जनाब ये कामयाब हो जाते, क्योंकि बज़ाहिर कामयाब नज़र आ रहे हैं कि नंबर ज़्यादा उनके पास, तहरीक अदम एतमाद होती है, वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, वोटिंग होती है, इमरान साहब आ जाते हैं अपोजिशन और अपोजिशन में आ जाती है हुकूमत, तो इस वक्त जमील फारूकी फिर क्या अपोजिशन के पास फौरी इलेक्शन का ऑप्शन तो होगा कि ठीक है जो भी मुंतखब हुकूमत बने वो उधर आए, या फिर आपको लगता है टेन्योर पूरा करने की बात होगी? देखें, हम ज़्यादा ओवर स्पेकुलेट कर रहे हैं। कोई भी तहरीक अदम एतमाद का जो मामला है, जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती जो कि 3 अप्रैल को होनी है, उस वक्त तक आप और हम सिर्फ इफ्स एंड बट्स के बीच में बातें कर रहे होंगे। सही। तो अभी तक जितनी भी खबरें चल रही हैं, जितनी भी बातें हो रही हैं, चाहे वो हुकूमत मुखालिफ टीवी चैनल्स हों या हुकूमत के हक वाले या फिर न्यूट्रल, तो उन सब के ऊपर स्पेकुलेटेड स्टोरीज चल रही हैं। आप और हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। इमरान खान साहब अगर रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर तहरीक अदम एतमाद फेस कर रहे हैं। इमरान खान साहब अगर रिज़ाइन कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर वो अपोजिशन बेंचों पर बैठने जा रहे हैं। ये 2 सूरतें हैं, लेकिन एक और सूरत भी है। वो सूरत यह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान आज रात कौम से खिताब करने जा रहे हैं। यह भी हो सकता है कि जिस तरह की पाकिस्तान की इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन बनी हुई है, विच इज़ वेरी चैलेंजिंग। अच्छा जमील, जो आप बात कर रहे हैं कि ये खिताब के हवाले से गुज़श्ता रोज़ खिताब था, कहा गया कि कुछ मीटिंग्स हैं जिसकी वजह से खिताब पोस्टपोन करके आज हुआ। खिताब वज़ीर आज़म बार बार ख़त की बात कर रहे हैं, फिर पार्लियामान में ख़त की भी आज कमेटी के हवाले से कहा गया कि वहाँ भी दिखाने की बात हो सकती है, किया जाएगा नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं देख रहा हूँ कि अपोजिशन इस ख़त को बिल्कुल भी संजीदा नहीं ले रही। वो बल्कि अपोजिशन या कुछ हम सहाफ़ियों को, बल्कि मुझे याद है गुज़श्ता रोज़ आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते थे, आपने उस वक्त भी ये बात की थी कि पूरा एक स्पेकुलेट हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं। लेकिन सर सहाफ़ियों को हम छोड़ देते हैं, ज़िम्मेदारान किस्म के लोग हैं जो अपोजिशन में हैं, उनके पास बड़े मुल्की राज हैं, आला ओहदों पर रहे हैं, उसके बावजूद ये बिल्कुल नॉन सीरियस इसी अमल को लेना, ये क्या वजूहात आपको लगती हैं?
नहीं, नॉन सीरियस वो इसलिए क्योंकि उनकी नज़र में यही सीरियसनेस है, क्योंकि उनके लिए सीरियस इस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ना कि उससे बचने के वो तमाम तर पैरामीटर्स जो कि यकीनी तौर पर ये तो कौमी सलामती का मामला है ना जमील, ये तो कौमी सलामती का मामला है। आप अगर इस बात का बिल्कुल है, आप अगर जमील आप इस बात का इदराक कर रहे हैं बैसियत एक जर्नलिस्ट, मैं इस बात का इदराक कर रहा हूँ या बाबर साहब कर रहे हैं, तो सर वो उनको तो ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। वो तो उनके हम आपके पास मेरे पास तो शायद वो कौमी राज भी नहीं होंगे जो जरदारी साहब के पास या शहबाज शरीफ साहब के पास होंगे, उनकी तो जिम्मेदारी भी ज़्यादा बनती है, फिर वो इस जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं कर पाए? देखें पॉलिटिकल जो हैमरिंग होती है ना, उसके अंदर फिर वहाँ तक जाया जाता है जहाँ से फिर लंदन से बैठ के भी वो बातें की गई जो आप और हमने सुनी, पाकिस्तान के अंदर जलसों में वो बातें की गई, उधर भी फिर नेशनल सिक्योरिटी आपकी थ्रेटन हो रही थी, किसी ने उसको चेक नहीं किया। लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, ओवरऑल स्पेकुलेटेड चीजें चल रही हैं। पॉलिटिक्स है ये चीज, वो पॉलिटिक्स करते रहेंगे, अपोजिशन इस तरह करेगी और गवर्नमेंट इस तरह करेगी। अब ऑप्शंस क्या है? पहला ऑप्शन ये कि खान साहब इस्तीफा दे दें, वो नहीं दे रहे। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो फेस करें और अगर वो कामयाब हो जाते हैं, गवर्नमेंट उनकी नाकाम हो जाते हैं, तो अपोजिशन में बैठे हैं। एक और ऑप्शन भी है जिसके ऊपर आपकी और हमारी शायद नजर नहीं जा रही। जी। बड़े बड़े स्टेक होल्डर से मुलाकातें जारी हैं, अपोजिशन इसके ऊपर माने या ना माने। आज रात प्राइम मिनिस्टर कौम से खिताब करने जा रहे हैं। हो सकता है कि इमरान खान साहब, देखें अब जब इफ्स एंड बट्स की बात है तो ये भी कार्ड पे रख लें आप 2 मिनट के लिए। हो सकता है कि खान साहब अभी से ही अनाउंस कर दें कि हम अर्ली इलेक्शन कराने जा रहे हैं, और इससे पर्पस सर्व होगा किसका? अपोजिशन का। कैसे? अपोजिशन चाहती यही है कि हम शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट में ना आए, बल्कि हमें जल्दी जल्दी इलेक्शन करा दिए जाएं ताकि पता चल जाए कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होता है। खासतौर पर नून लीग का शुरू दिन से यही मौकफ है कि अर्ली इलेक्शन होने चाहिए, हमें ये वाली गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए, ये वाली असेंबली कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। तो उस सूरत में अगर वहां पर थोड़ा सा अपोजिशन को भी फायदा होता है और इधर गवर्नमेंट को भी फेस सेविंग का मौका मिलता है, तो मेरे ख्याल में वो तमाम लोग जो फैसिलिटेट करना चाह रहे होंगे इस टग ऑफ वॉर को, इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने की, क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान का इमेज एज अ स्टेट इंटरनेशनली बड़ा खराब जा रहा है और आपके पड़ोसी मुल्क ने इसके ऊपर बड़ा हैजान क्रिएट कर रखा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है। तो उस सूरत में अगर अर्ली इलेक्शन का पहले से चीजें कार्ड पे आ जाती हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर दोनों पार्टीज को कोई इसके ऊपर एतराज होगा, और फिर आप और हम देख रहे होंगे कि वो जो मुनहरिफीन भी हैं, मुश्तैलीन भी हैं, वो यू टर्न लेते हुए कैसे वापस नहीं आते। अच्छा, ये अर्ली इलेक्शन वाले मामले पे भी चलें, आगे चल के थोड़ी सी बात करते हैं कि अर्ली इलेक्शन का फायदा या नुकसान दोनों सूरतों में किसको ज्यादा होगा। लेकिन बाबर साहब, आप लाहौर में बैठे हैं, लाहौर में तो कहा जा रहा है कि चीज़ें जो सोची जा रही थी वो कुछ उलट हुई, फिर अपोजिशन कुछ प्लान कर रहा था, वो भी मामला। तो लाहौर में इस वक्त सिचुएशन क्या है? परवेज़ इलाही साहब बामुकाबला अपोजिशन, मामलात कहाँ पहुँचे हैं? मुदस्सर, यहाँ पर सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उस्मान बुज़दार साहब ने अपना इस्तीफ़ा प्राइम मिनिस्टर को दे दिया। कल मीडिया पे खबरें चलती रहीं और आज भी शायद चल रही थी कि वो गवर्नर हाउस तक पहुँच गया। मेरी खुद सुबह गवर्नर साहब से बात हुई, वो कह रहे हैं कि मुझे अभी इस्तीफ़ा नहीं मिला, अभी तक इस्तीफ़ा नहीं मिला। एक चीज़ तो क्लियर है। अब मसला ये है कि चौधरी परवेज़ साहब पीटीआई की तरफ से नॉमिनी हैं सीएम के, दूसरी तरफ यहाँ पर अलीम खान साहब हैं, उनके पास वो क्लेम करते हैं कि मेरे पास 10-12 MPs हैं। जहांगीर तरीन ये क्लेम कर रहे हैं कि मेरे पास 10-12 MPs हैं। नून लीग है अब सब, और 7 सीटें पीपल्स पार्टी की भी हैं। मुझे ये भी इतलात मिल रही है कि पार्टी निगोशिएट कर रही है नून लीग के साथ कि जनाब वजीर आला पंजाब की सीट पार्टी को दे दी जाए। अच्छा। कि 10 सीटों वालों को भी तो आप देने को तैयार थे, तो पीपल पार्टी को क्यों नहीं? उनकी 7 सीटें हैं और अगर पीपल पार्टी को वजारत आला मिलती है, क्योंकि पीपल पार्टी ये क्लेम कर रही है, जो मेरी इतलात है कि जनाब हमने सिंध में सेक्रीफाइस किया है, हमने MKM को कराची दिया है, हमने MKM को हैदराबाद दिया है, तो क्या अगर हमें सीएमशिप मिल जाए और गवर्नर PMLN ले जाए, स्पीकर PMLN ले जाए, 40 मिनिस्ट्रियां PMLN ले जाए और जो स्पीकर चीफ मिनिस्टर पंजाब है वो पीपल पार्टी को दे दे, ये भी निगोशिएशन चल रही है। मुझे नहीं पता इसका क्या हल निकलेगा, लेकिन ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, तो ये अगर ये मामला है तो क्या काबिल कबूल बाबर साहब होगा नून लीग के लिए कि अब 7 सीटों पर अगर मिसाल के तौर पे सैयद हसन मुर्तज़ा साहब को वो बना देते हैं, वो पार्लिमानी लीडर हैं, तो नून लीग कहाँ देखेगी? परवेज़ इलाही साहब से तो कम ही ख़तरा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि अगर वो दे भी देते हैं वजारत आला उनको।
देखिए, नून लीग मुझे नहीं लग रहा कि वजारत आला के हवाले से कोई कुर्बानी देने को तैयार है। वो किसी सूरत में वजारत आला नहीं देगी। उन्होंने एक ऑफ़र की हुई है, जब वो पुरानी जो एक डील है कि जनाब एक गवर्नर की सीट है वो पीपल पार्टी को दे दी जाएगी, ये भी उन्होंने नाम सजेस्ट किया कि जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को गवर्नर बना दें, हसन मुर्दा साहब जो है स्पीकर पंजाब असम्बली बन जाएं, और नून लीग जो है चूँकि वो एक बड़ी पार्टी है और उसका राइट है कि वो पंजाब में गवर्नमेंट करे और यहाँ पर उनका वज़ीर आला लाया जाए। और अलीम खान इसमें कैंडिडेट नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ कि अलीम खान वज़ारत आला के कैंडिडेट नहीं है। अगर कोई नया वज़ीर आला आया और तो या तो वो पीपल पार्टी से होगा या फिर वो PMLN से होगा, कोई दूसरी बड़ी पोलिटिकल पार्टी से पंजाब का वज़ीर आला नहीं हो सकता। तो नून लीग के अंदर हमजा शहबाज ही कैंडिडेट हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। और अब देखना ये है कि देखना ये है कि मामला जो है वो अपोजिशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कहां पर बनते हैं। बहुत शुक्रिया बाबर डोगर साहब, सीनियर तर्जकार हमारे साथ मौजूद थे। जमील फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद। आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।